अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ मेस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। सिंपल हार्मोनिक मोशन में के एग्जांपल में एप्लीकेशन है ये एक तरह से, जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ मेस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। मोशन ऑफ मेस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, यानी कि किसी स्प्रिंग को हम किसी मेस को ब्लॉक वगैरह को अगर हम किसी एक स्प्रिंग के साथ बांधते हैं तो वो एसएचएम करता है, एसएचएम करेगा और उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास जो एसएचएम है, स्टार्ट स्पिक करें, तो मोशन ऑफ मेस अटैच्ड टू स्प्रिंग में हम एक स्प्रिंग लेंगे। ये थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखनी, कंसीडर मेस एम अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ये बुक में भी लिखी हुई वो बातें आपने खुद लिखनी है, लेकिन मैं यहाँ सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारे पास एक स्प्रिंग है जो मीन पोजीशन से अवे भी होगा और मीन पोजीशन से टुवर्ड मीन पोजीशन भी मूव करेगा, अवे भी मूव करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक सिचुएशन हमने दी जो कि मान ली ये मेस अटैच है। अब इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स स्टोर होगी अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, कि जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। वो अपोजिट लगती है, एफ रिस्टोरिंग, वो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट लगती है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, इसका डायग्राम इस तरह बनेगी, इस चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लें इसकी ये ओपन फॉर्म है और इसी को हम इस तरह भी कर सकते हैं, ये इसकी मीन पोजीशन थी और एक इसकी बिल्कुल ये वाली पोजीशन, तो ये तीन पोजीशन बन गए। तो यहाँ पे ये मान लें इसकी नॉर्मल स्टेट है, यहाँ पे ये रुका हुआ था, ये वो स्टेट है जिसपे ये कहाँ पे गया है, एक्सट्रीम पोजीशन में। मतलब यहाँ पे ये क्या था, x0 था। जब इसको हमने खींचा तो ये कहाँ तक गया, यहाँ तक आया। फिर ये अंदर कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। इसके हमने एक पिक्चर निकाल दिया अपने पास कि ये होगी आपके पास पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये होगी नेगेटिव एक्सट्रीम। दो पोजीशन होगी, पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम। इन दोनों सूरतों में आप अगर देखें तो फोर्स हमेशा टुवर्ड मीन पोजीशन लगेगी, ये हमने पढ़ा। यानी कि ये पॉजिटिव एक्सट्रीम में जाएगा, फिर भी फोर्स जो है अंदर की तरफ लगेगी। यहाँ नेगेटिव जाएगा, फिर भी फोर्स अंदर की तरफ लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग की फोर्स। तो हम इसलिए हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक लॉ हमने एक कंसीडर किया एक बॉडी जिसका मेस m है। अब इसका मेस m है, ब्लॉक है, मेस m है, और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो k होगा। ठीक है, हर स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट फिक्स होता है। तो हम अकॉर्डिंग टू हुक लॉ हम ये लिख सकते हैं, हुक लॉ F इज इक्वल टू माइनस kx। यानी कि हुक लॉ में हम ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x लिख देते हैं। यानी कि फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स है, वो डिस्प्लेसमेंट के, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है रिस्टोरिंग फोर्स। यानी कि बॉडी बाहर जाना चाहे तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर है, बॉडी इस तरफ आना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स अंदर है। जब डिस्प्लेसमेंट बाहर हो रहा है तो फोर्स अंदर है। ठीक हो, तो अब इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो F होगा, F रिस्टोरिंग इक्वल होगा माइनस kx। व्हाट इज k, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट है ये। यहां से हम इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ जानना चाहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो k को यहाँ पे रखें, x को इधर लाए तो हो जाएगा F रिस्टोरिंग डिवाइड बाय x इक्वल टू माइनस k होता है तो माइनस इधर आएगा k इक्वल है फोर्स डिवाइड बाय x के। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट होती है और स्प्रिंग कांस्टेंट की ये यूनिट हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह में इस्तेमाल करनी होगी। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए न्यूटन पर मीटर दिया होगा। तो ये इक्वेशन 1 है। अब दूसरी अगर बात करें न्यूटन के लॉ के मुताबिक कि हमने इस पे फोर्स लगाए तो इस पे एक एक्सेलरेशन आएगा, वो एक्सेलरेशन होता है हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये चीज भी हम प्रूफ करेंगे कि कोई भी बॉडी एसएचएम करती है। ये कैसे प्रूफ हो जाता है, ये ऐसा प्रूफ हो जाता है कि हमें
ये कंडीशन जो एसएचएम की हमने पढ़ी थी कि वो पूरी होनी चाहिए। कोई भी बॉडी एसएचएम करती है उसके लिए ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। एक कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और टुवर्ड द मीन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में हमने ये बात की कि एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट और ए जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। तो यहाँ पे भी मीन पोजीशन की तरफ होगा, ये है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड मीन पोजीशन होगा। ये चीज हम प्रूफ करेंगे इस मैथमेटिकल डेरिवेशन के जरिए। मैथमेटिकल डेरिवेशन के जरिए अगर हम ये प्रूफ करने में कामयाब होंगे, अगर हम ये साबित करने में कामयाब होंगे कि एक्सेलरेशन एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ जो मास है, ब्लॉक है, ये एसएचएम कर रहा है। तो आप में एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है आपके लिए कि प्रूफ दैट मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये प्रूफ करो कि कोई मास अगर स्प्रिंग के साथ अटैच हो वो एग्जीक्यूट करता है, मतलब क्या एग्जीक्यूट करता है, क्या परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। प्रूफ motion of mass attached to a spring, motion of mass attached to a spring, mass attached to spring execute SHM। ये हम प्रूफ करने जाएंगे कि मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ये चीज हम प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ करने के लिए हम अभी यहां से ये कर रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास इक्वल आई है माइनस के एक्स के। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, हम ये प्रूफ करेंगे एफ रिस्टोरिंग इक्वल हो जाएगी किसके, एम ए के। ये इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 और 1 को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके हम ये लिख सकते हैं एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पे ए को अलग करना चाहिए। हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम ये प्रूफ करने में कामयाब होंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि जो इसने पूछा था हमसे, ये प्रूफ करो कि मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एसएचएम करता है। तो ये हम कामयाब हो जाएंगे इसमें। तो हम लिखेंगे a इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, कि जो a है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अभी x के, बट यहाँ पे k ये एक कांस्टेंट है, m मास भी कांस्टेंट है, जो ब्लॉक आपने रखा है वो भी कांस्टेंट है। फॉर गिवन सिस्टम, उस सिस्टम के लिए, उस एसएचएम का जो पूरा सिस्टम आपने सेटअप बनाया मास और स्प्रिंग सिस्टम में, उसमें m कांस्टेंट रहेगा आपके पास ड्यूरिंग एसएचएम। ये एसएचएम जब कर रहा होगा उस वक्त m कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, मास उतना ही होगा, मास थोड़ी ना चेंज होगा। k भी कांस्टेंट होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन, जो कि x, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से हम प्रूफ कर गए कि सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स था, के बाई एम एक्स था। तो इन दोनों को कांस्टेंट मान के हम ये लिख सकते हैं माइनस एक्स। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है। तो इसलिए यहां से ये बात पता लगी कि हमने ये प्रूफ कर गए कि मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम ये आखिर में ये लिख देंगे कि मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम ये देखेंगे कि अब ये एसएचएम करता है, जो भी बॉडी एसएचएम करे तो उसकी खुद की एक क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी खुद का एक टाइम पीरियड होता है, उसका एक खुद का एक टाइम पीरियड होता है। तो अभी उसके लिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन का नाम देंगे, इक्वेशन 3। तो ये इक्वेशन 3 हमें चाहिए होगी। इक्वेशन 3 में हम ये प्रूफ कर गए हैं, हमने ये साबित किया है कि एक्सेलरेशन है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ दिखाई भी दे रहा है। तो अब हम आगे देखेंगे कि एक और एक्सेलरेशन होता है बॉडी के अंदर, जिसे हम कहते हैं बॉडी के अंदर एक और चीज एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वो है आपके पास, जब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन लिखेंगे तो उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो फर्स्ट ईयर में जाके आप पढ़ेंगे। वहां पे एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। बॉडी जब इसकी जो कुछ एंगल भी चेंज होगा। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे, यहां से ये यहाँ जाता है, फिर वापस यहाँ पे आता है, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो ये एंगल भी कवर कर रहा है और वो 180 के बराबर होता है। हम डी में बनाते हैं ना ये इस तरह डी में एंगल, ये इस तरह घूमते पूरा एक कितना होता है एंगल 180।
तो इसका एंगल भी 0 से लेके 180 तक चेंज होता है ड्यूरिंग एसएचएम। एंगल भी इसका क्या रहता है, चेंज रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक और रिलेशन लिखेंगे इसके बाद कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वहां पे एक्स के होगा, लेकिन वहां पे एक और कांस्टेंट फैक्टर भी आएगा जो टाइम पीरियड का होगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का या एंगुलर वेलोसिटी का आएगा ओमेगा करके, तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम रिलेशन फाइंड करेंगे किनके बीच में, रिलेशन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में। फॉर मोशन ऑफ मास एंड टू स्प्रिंग रिलेशन बिटवीन होगा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो एक एक्सेलरेशन हमारे पास आया था -k/mx, इसके बराबर आता है। लेकिन एक और एक्सेलरेशन जो फैक्टर आपके पास डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई x के। वहां पे कांस्टेंट आ जाता है टाइम पीरियड, क्योंकि इसका खुद का एक टाइम पीरियड भी होगा, लेकिन इसकी पूरी डेरिवेशन है। वो कांस्टेंट किसकी इक्वल होता है, 4π² डिवाइड बाई टी स्क्वायर। 4π² डिवाइड बाई टी स्क्वायर ये कांस्टेंट होता है। 4π² डिवाइड बाई 2 क्या कहते हैं, टी स्क्वायर होता है। लेकिन ये कैसे आता है, ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे। ये होता है आपके पास किससे आता है, एंगुलर वेलोसिटी से। इसका एंगल भी कवर हो रहा है, जो एसएचएम करेगा तो उस वक्त इसका एंगल भी चेंज हो रहा होता है। एंगल जैसे मैंने बोला 0 से 180 तक इसका एंगल चेंज होता है, तो इससे वैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है। और एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होती है किसके, थीटा एंगल डिवाइड बाय टाइम पीरियड टी के इक्वल होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, और ओमेगा को हम 2, ये अगर ये क्या रहे थीटा अगर क्या कितना हो 2π हो, 2π किसके बराबर होता है, 2π आपके पास 360 के बराबर होता है। ये अगर पूरा 360 घूमे, देखो एक टाइम पीरियड के अंदर कितना एंगल कवर करता है कोई भी एसएचएम है, ये कितना करता है 360 करता है एक टाइम पीरियड के अंदर। कैसे देखना मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए यहां गया, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, कितना हुआ 180, फिर यहां से वापस यहां, फिर वहां से यहां 180 360 हो गया। इस तरह एक साइकिल के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर 360 एंगल मतलब चेंज होता है। ठीक हो गया, तो इसलिए यहां 2π डिवाइड बाई टी करेंगे तो ये इस तरह आता है। तो ये 2π का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 2 का स्क्वायर 4π² डिवाइड बाई टी स्क्वायर। लेकिन ये आपका हिस्सा नहीं है कोर्स का, लेकिन फिर भी मैंने बता दी ये इस तरह आता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो है ये ओमेगा होता है, एंगुलर उसकी वेलोसिटी होती है। वो एंगुलर वेलोसिटी 4π² डिवाइड बाई टी स्क्वायर के बराबर होता है। तो वो कांस्टेंट, एक कांस्टेंट k/m है जो स्प्रिंग का है, दूसरा कांस्टेंट ये आ गया 4π² डिवाइड बाई टी स्क्वायर आ गया। तो इसलिए हम इस कांस्टेंट को नाम दिया हमने, कांस्टेंट का 4π² डिवाइड बाई टी स्क्वायर कर दिया। तो अब यहां से एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल आ जाएगा -4 माइनस ये वाला था इसके साथ 4π² डिवाइड बाई टी स्क्वायर x होगा। इसको इक्वेशन 4 नाम दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। दोनों को कंपेयर करने का मतलब ये एक दोनों को साथ साथ लिखना इक्वल था। -4π² डिवाइड बाई टी स्क्वायर, उस तरफ लिखूंगा -k/m x, माइनस माइनस कट जाएगा, इसके साथ भी x होता है। अच्छा x भी कट जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कट दिया। 4π² बाई टी स्क्वायर इक्वल टू k डिवाइड बाई m। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। m क्या है, मास ऑफ ब्लॉक। तो हमें टाइम पीरियड अगर चाहिए, क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, तो हमें टाइम को t को अलग करना होगा। t को अलग करेंगे तो t इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मैं 4π² इक्वल टू k डिवाइड बाई m और इधर टी स्क्वायर लिख सकता हूं। अब ये k यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। 4π² k m डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहां पे रहेगा टी स्क्वायर। हमें टी स्क्वायर नहीं चाहिए, टाइम पीरियड का स्क्वायर नहीं चाहिए, खाली टी चाहिए। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। m डिवाइड बाई k 4π² इक्वल टू टी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये कट जाएगा। तो t m और k के ऊपर से स्क्वायर रूट तो हट नहीं सकता। देखिए मैं इस तरह लिख सकता हूं क्या, m/k और इसके ऊपर स्क्वायर रूट 2π का होल स्क्वायर
इक्वल टू टी स्क्वायर कर सकते हैं इस तरह, क्योंकि इसमें 4 पाई स्क्वायर जो है ना 4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, पाई स्क्वायर दोनों के ऊपर होल करके लिख दिया तो मैं ये दोनों कैंसिल कर सकता हूं, तो 2 पाई बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट बाई के इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, तो t इक्वल हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाई k के इक्वल हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाई k के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज हमें समझ आ गई कि टाइम पीरियड इसकी इक्वल है। अब एक और चीज करने जाएंगे, फ्रीक्वेंसी। ये टाइम पीरियड आया फॉर मोशन ऑफ मेस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। जब स्प्रिंग के साथ मेस अटैच होगा तब टाइम पीरियड का फार्मूला ये होगा, पेंडुलम के साथ होगा सिंपल पेंडुलम उसके लिए अलग है। तो मैं अब निकालना चाहता हूं फ्रीक्वेंसी, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या है, रिलेशन अपोजिट है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 डिवाइड बाई टी के, तो टी की जो वैल्यू है मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, टी की वैल्यू क्या है, ये सारी है 2 पाई m बाई के। अब एक चीज पता है हमें, ये थर्ड डिनोमिनेटर में ये फर्स्ट में आ सकता है, k ऊपर आ जाएगा m नीचे जाएगा, इस चीज की समझ आई तो बताना, 2 पाई अंडर रूट हो जाएगा k बाई m, ये उलट जाएगा, ठीक है, k बाई m। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हुआ फॉर मोशन ऑफ मेस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग के लिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये होगा, टाइम पीरियड का फार्मूला ये होगा, इसके लिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल दे सकते हैं, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल भी बनते हैं, मैं वो भी करवाऊंगा, ठीक है, अभी के लिए इतना। तो इसके लिए इसके बाद हमारा लेक्चर होगा, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको हम करेंगे, ठीक है, फिर जो हो उसका